93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवार्डेड शो एक कहानी ऐसी थी सीजन 3 प्रवीण के साथ। पवन को आज ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। रात के तकरीबन 2:30 बजे थे इस वक्त। सड़क पूरी सुनसान थी। रह रह के कहीं कहीं किसी सड़क के कुत्ते उसकी गाड़ी के पीछे भौंकते और फिर भागते भागते रुक जाते। पवन गाड़ी काफी तेज चला रहा था जब अचानक एक मोड़ पर मुड़ते ही पवन ने एक झटके से गाड़ी रोकी, क्योंकि सामने से तकरीबन 60 साल का एक आदमी बैसाखियों के सहारे चलता हुआ सड़क पार कर रहा था। ब्रेक्स लगाने में जरा सी देर हो गई होती तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई होती। इतनी रात को एक उम्रदराज आदमी ऐसी हालत में पता नहीं कहां जा रहा हो। पवन ने सोचा कि उसकी मदद कर दे। उसने शीशा उतारकर कहा, अरे चाचा, इतनी रात को कहां चले? आप कहें तो कहीं छोड़ दूं आपको? वो आदमी पवन की ओर पलटा और मुस्कुराकर अपना सर हिला के इशारे से मना कर दिया और गली में कहीं गुम हो गया। पवन ने भी सोचा, ठीक ही है, मैंने तो मदद करने की ही सोची थी, बुढ़ाऊ ना माने तो मेरी क्या गलती। पवन ने अपनी गाड़ी बढ़ाई और आगे चल दिया। भूख भी उसे बहुत तेज लग रही थी। उसने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और अपनी मस्ती में ही वो गाड़ी चला रहा था जब एक बार फिर से अचानक वही आदमी फिर से उसकी कार के सामने से बैसाखियों के सहारे धीमे धीमे चलता हुआ सड़क पार कर रहा था। पवन एक पल को तो उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर सोचा कि जरूर गली गली होता हुआ कोई शॉर्टकट रास्ता होगा यहां तक का। उसने एक बार फिर रुकी हुई गाड़ी में बैठे बैठे चाचा से पूछा, अरे चाचा, कितना हॉर्स पावर लगाए हैं पैर में? हाँ, आइए आइए, मैं छोड़ देता हूं आपको जहां भी जाना हो। वह आदमी अब की बार मुस्कुरा कर नहीं, लेकिन थोड़ी सी चिढ़ चेहरे पर लिए हुए पलटा और बोला, नहीं चाहिए मदद, जाओ यहां से, काम करो अपना, चलो। पवन भी थोड़ा सा खिसिया सा गया था इस जवाब पे कि एक तो मैं मदद करना चाहता हूं, ऊपर से बुढ़ा लड़कियों जैसे नखरे दिखा रहा है। थान में जाए, मैं तो चला अपने रास्ते। ये सोचते हुए पवन ने गाड़ी पूरी स्पीड में बढ़ा ली। तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर जाने के बाद पवन के हलक से लेकर पेट की आंतों तक सब कुछ सूखता हुआ सा महसूस हुआ। पवन को बैसाखियों के सहारे चलते हुए बूढ़े चाचा उसे सामने दिखाई दिए। पवन ने इस बार गाड़ी का शीशा नहीं उतारा और ना ही लिफ्ट देने की बात करने की सोची, और तभी एकदम से चाचा पलटे और पवन की गाड़ी की ओर अपनी एक टांग और बैसाखियों के सहारे दौड़ने लगे। पवन के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, माथे पर पसीना भर गया था और दिमाग में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा था। उसने गाड़ी तुरंत रिवर्स की और भगा दी दूसरे रास्ते की ओर, लेकिन कोई फायदा नहीं था। चाचा बैसाखियों और एक टांग से भी किसी घोड़े की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के बिल्कुल करीब थे और पवन से चिल्लाकर बोल रहे थे, अरे आओ आओ ना, आओ आओ, बिठाओ हमें गाड़ी में, छोड़ दो वहां आगे तक, आओ आओ आओ, पुण्य कमा लो थोड़ा बुढ़े आदमी की मदद करके, आओ। इतना कहना भर था उसका कि पवन
अपनी नींद से जागा। दरअसल पवन अभी एक सपना देख रहा था। पवन के ऐसे नींद से जागने की आवाज से रोहित भी जाग चुका था। रोहित उसका रूममेट था। उठकर उसने तुरंत बोला, अरे क्या हुआ पवन, तू ठीक तो है? पवन ने माथे का पसीना पोंछा। उसके जैसे जान में जान आई थी। उसने सर हिलाकर इशारे से ही रोहित को बोला कि सब कुछ ठीक है। लेकिन रोहित उठकर उसके पास में बैठा और उसने दोबारा कहा, क्या हुआ भाई, बुरा सपना देखा क्या कोई? पवन ने हां कहा तो रोहित ने उससे कहा कि ऐसे रात भर काम करने की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। रोहित ने पवन से कहा कि इतनी रात में अच्छे मौसम में ड्राइव पे जाएंगे तो मूड बेहतर हो जाएगा। पवन को भी नींद तो अब आने से रही। वो भी तुरंत मान गया। दोनों ने कपड़े बिना बदले ही गाड़ी की चाबी उठाई और ड्राइव पर निकल पड़े। नवंबर का महीना था। बढ़िया सा मौसम था। रात का वक्त और ठंडी ठंडी हवा। पवन को अब काफी बेहतर महसूस हो रहा था। दोनों ने हाईवे पर एक जगह रुककर चाय पी और थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर वापस घर की ओर निकले तो गाड़ी में पवन ने रेडियो ऑन कर दिया। पवन गाड़ी चलाता हुआ और रोहित साथ में बैठे बैठे गाने के साथ साथ गुनगुनाते हुए अपना सफर आगे की ओर बढ़ा ही रहे थे जब अचानक पवन ने कार की ब्रेक्स लगाई और सामने कोने में देखने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने थोड़ी दूरी पर वही आदमी एक टांग और बैसाखियों के सहारे सड़क पार करता हुआ दिखाई दे रहा था। पवन का तो जैसे रगों में दौड़ता खून सूख गया था। गाड़ी में चलते एसी में भी उसके छूटते हुए पसीने और एक टक एक ही तरफ देखने पर रोहित ने कहा, पवन अबे तुझे हुआ क्या है? तू उधर क्या देख रहा है? गाड़ी क्यों रोकी और तू बोलता क्यों नहीं कुछ? पवन ने कांपते कांपते अपने हाथ उठाए और सामने सड़क किनारे इशारा करता हुआ कांपती आवाज में ही बोला, वही आया था सपने में, वही लंगड़ा आदमी सामने तो खड़ा है। रोहित ने सामने देखा। उसे बस सुनसान सड़क पर कोने में सोए हुए ठंड में ठिठुरते कुछ कुत्ते दिखाई दिए। उसने पवन से कहा, भाई तू ना पागल हो गया है, मैं गाड़ी चला लूं क्या? पवन ने जैसे पूरी हिम्मत अचानक इकट्ठा की और रिवर्स गियर लगाया और साथ ही उसकी गाड़ी के रेडियो पर बजता गाना भी बदल गया। पवन ने रिवर्स में ही गाड़ी दौड़ाई और उसी रियर व्यू मिरर में दिख रहा था कि कैसे वो आदमी इस बार सचमुच उसके सपने की ही तरह बैसाखियों और एक टांग पर दौड़ता हुआ गाड़ी के सामने आ रहा था और चिल्ला रहा था, अरे आओ आओ आओ, रोको रोको गाड़ी, बिठा के छोड़ोगे नहीं हमको? है आओ, लिफ्ट दो, पुण्य कमाओ थोड़ा है, आओ। पवन ने गाड़ी रिवर्स करके गाड़ी मोड़ी और तुरंत हाईवे की तरफ भगाने लगा। रोहित गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे अचानक पागलों जैसी पवन की हरकतें देखकर भड़क गया और उस पर चिल्लाया, बे पवन तू पागल हो गया क्या? ये क्या कर रहा है? गाड़ी इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है तू? पवन ने रियर व्यू मिरर में देखा और उसी में देखते देखते एक सेकंड को पीछे पलट के देखकर बोला, पता नहीं लेकिन अभी ये जरूरी है, चुपचाप बैठा रहे और ज्यादा बातचीत मत कर। इतना कह के पवन बस गाड़ी चलाता रहा और बार बार कभी रियर व्यू मिरर में देखता तो कभी गाड़ी धीमी करके खिड़की से बाहर पीछे देखता। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो जैसे पागल हुआ जा रहा था घबराहट से कि कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए।
गाड़ी कुछ और आगे बढ़ी तो रोहित ही पवन पर चीखा, गाड़ी रोक पवन, गाड़ी रोक। बाकी सब कोई तुझसे और तेरे गुस्से से डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूं। गाड़ी रोक वरना अच्छा नहीं होगा, मैं कह दे रहा हूं। पवन ने एक पल को पलट के रोहित को देखा और फिर जैसे बेहोशी से जागकर उसने ब्रेक्स मारे थे। गाड़ी एक झटके से बहुत तेजी से रुकी और पवन को स्टीयरिंग से चोट लगते लगते बची। गाड़ी रुकते ही रोहित ने धक्के मारते हुए पवन को गाड़ी से नीचे उतारा और कहा, क्या कर रहा है तू ये सब? हाँ, ये क्या हो रहा है? किससे भाग रहा है तू और क्या क्या हो क्या रहा है ये सब? रोहित इसके आगे कुछ भी बोले उससे पहले ही पवन उस पर पलट के चीखा, अरे तो मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। वो एक पैर और बैसाखियों वाला देखा नहीं? हाँ, कैसे पीछे पीछे आ रहा था हमारे। भागू ना तो क्या करूं? खड़े खड़े उसके आने का इंतजार करूं मैं? पवन को लगा था कि इस बात पे तो कम से कम रोहित समझेगा, लेकिन रोहित ने पलट के एक ऐसा सवाल पूछा जिसने पवन के होश एक बार फिर उड़ा दिया। उसका सवाल था, अरे कौन बैसाखियों वाला आदमी भाई? कहां देखा तुमने ऐसा आदमी? पवन इस पर कुछ बोले इससे पहले ही उसका ध्यान कार के सामने वाले शीशे पर होती एक आवाज पर गई। आवाज सुनकर पवन आगे गया और शीशे पर देखा तो जमी हुई भाप पर एक नाम लिखा था, राम कृपाल। और उस नाम को अपनी आंखों से जितनी देर में पढ़ पाता पवन, उससे पहले ही एक आवाज उसके कानों में आई, कुछ याद आया पवन बाबू? मेरे पैसे कहाँ हैं? पवन तुरंत पलटा। आसपास सिर्फ एक रोहित के अलावा और कोई नहीं था। पवन ने तुरंत कपड़े से गाड़ी का कांच पोंछा और दौड़कर गाड़ी में बैठा। उसके पीछे पीछे रोहित भी बैठा। गाड़ी स्टार्ट करके पवन ने कार को जितनी हो सकती है उतनी तेजी से दौड़ाया और सीधे घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे में दन फाइल्स निकाल के देखनी शुरू की। और देखते देखते फाइल्स का अंबार सा लग गया। आखिरकार एक फाइल मिली जिसे अपने हाथों में लेकर देखते ही पवन ने अपना माथा पीट लिया। बिना वक्त बर्बाद किए अगले ही दिन पवन ने उस फाइल का निपटारा किया और तकरीबन 11 लाख का चेक बनवाकर राम कृपाल के घर पहुंचा। लेकिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। वहां चेक लेने वाला कोई नहीं था। वहां जमा लोगों की भीड़ से पूछा तो पता चला कि राम कृपाल की बीवी भी मर चुकी थी। पवन अब वो चेक देता भी तो किसे देता? खुद तो रखने का सवाल ही नहीं था। राम कृपाल का एक ही बेटा था जो गांव में फैली बीमारी का शिकार होकर मारा गया। सब कुछ बेच बिचाकर गांव से जब शहर में आया तो पढ़ा लिखा तो ज्यादा था नहीं। जिस किराए के मकान में रह रहा था वहीं पर उसने एक दुकान भी खोली थी और यही 2 साल पहले लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की कुछ पॉलिसीज उसे पवन ने ही बेची थी ताकि उसे कुछ भी हो जाए तो उसकी बीवी को कभी दिक्कत ना हो। पवन ने पॉलिसी बेचते हुए कहा था, चाचा ले लो पॉलिसी, तुम्हारी भलाई के बहाने हम बच्चे थोड़ा पुण्य कमा लेंगे। कुछ ही दिन पहले एक एक्सीडेंट में उसकी एक टांग कट गई थी, जिसके बाद एक बैसाखी और एक टांग पे इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर लगा लगा के थक गया, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले। बीमारी में बिना दवा के पहले राम कृपाल मरा और फिर उसकी बीवी। पवन ने फॉर्जरी का काम करके सारे पैसे अपने नाम किए और उसी से अपनी कार का लोन चुकाया। पवन ने खर्च किए हुए 4 लाख रुपए और अपनी जेब से इधर उधर सब कुछ जोड़कर पूरे 11 लाख का चेक बनवाया था। और अब जब कोई उस चेक को लेने वाला ही नहीं था तो पवन ने सोचा कि पैसों की चोरी से ही तो दिक्कत है ना, मैं ये पैसे भले काम के लिए डोनेट कर देता हूं। उसने तुरंत जाकर एक अनाथालय में चेक जमा कर दिया और मंदिर में प्रसाद चढ़ा के अपने घर आया कि अब शायद बला टल गई है।
दिन भर छुट्टी लेकर घर में ही बंद रहा पवन। और 2 दिन बाद उसी अनाथालय से फोन आया और पवन को मिलने के लिए बुलाया। पवन वहां पहुंचा तो अनाथालय के मैनेजर ने साफ साफ कह दिया, देखिए पवन जी, ये चेक हम आपसे ले नहीं सकते। इसका बैकग्राउंड चेक हमने किया तो कोई हिसाब नहीं मिल रहा है आपके अकाउंट का। हमें बेफजूल की दिक्कत में मत डालिए और अपना ये चेक आप वापस ले जाइए। और इतना कह के पवन को उसका चेक वापस दे दिया गया। पवन उसे लेकर बाहर निकला तो सड़क पार करके अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। पवन 1 हफ्ते तक बेहोश था। रोहित ने ही सारी भाग दौड़ की और जब आखिरकार 7 दिन के बाद पवन को होश आया तो उसने देखा कि उसकी दाईं टांग काटनी पड़ी थी। पवन खुद को संभाल नहीं पा रहा था और रोए जा रहा था। जब रोहित ने उसे संभाला, भाई रो मत यार, देख जो होना था वो हो गया। सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि जिंदा है भाई, और क्या किस्मत है तेरी। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं थी, वो तो तेरी जेब से चेक मिल गया था, उसी पैसों से तेरा इलाज हुआ है। पवन बस रोहित का मुंह ही देखता रह गया। तकरीबन 1 और महीना हॉस्पिटल में रहने के बाद पवन को डिस्चार्ज किया गया। कंपनी ने उसको निकाला नहीं, इंसानियत के नाते उसको रखे रहे कि कम से कम फोन पे ही क्लाइंट ले आएगा। लेकिन तकरीबन 1 ही महीने में उन्हें पवन को उसकी दिमागी हालत बिगड़ने की वजह से निकालना पड़ा। क्योंकि पवन जिसके भी पास पॉलिसी बेचने जाता, उनके पॉलिसी के बारे में पूछने पर वो एक ही बात बताता, देखिए सर, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं आप मर गए या आपका एक्सीडेंट हो गया तो आपकी पॉलिसी का सारा पैसा ये 2 कौड़ी का आदमी ले लेगा। मैं हूं प्रवीण, और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी 93.5 रेड एफएम पे न्यूयॉर्क रेडियो फेस्टिवल 2015 का बेस्ट इनोवेशन एंड बेस्ट नरेशन कैटेगरी में अवॉर्डेड शो एक कहानी ऐसी भी सीजन 3 प्रवीण के साथ।